बच्चों हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया पूर्ण संख्या क्या होती है क्या नहीं होती, क्लास 6 की बात कर रहा हूं, क्लास 6 मैथ की। ओके, आपने नहीं देखा पिछली क्लास तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना या हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो आज हम क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं 2.2। 2.1 हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं और प्रश्नावली का नाम है पूर्ण संख्या। 2.1 में हमने पूर्ण संख्या के बारे में पूरा बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है अनंत तक चलती है वो होती है पूर्ण संख्या। ओके, और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। ओके, पूर्ण संख्याओं के गुण जैसे कि क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे सर्ववर्त होती है नहीं होती है, सर्ववर्त यानी बराबर होती नहीं है, कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाए तो बराबर क्या पूर्ण संख्या निकलेगी, या पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या गुणा करते हैं तो क्या पूर्ण संख्या ही आएगी, या पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या का भाग दें क्या पूर्ण संख्या आएगी। तो हम देखेंगे सर्ववर्त है या नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे सहचार्य का नियम, क्या वो पूर्ण संख्या फॉलो करती है या नहीं करती, फॉलो मतलब नियम पालन करती है या नहीं करती है पूर्ण संख्या। तो ये गुण होंगे सारे। ओके, तो ये 3 गुण पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सर्ववर्त बराबर होते हैं या नहीं होते। जैसे कि हम जोड़ करते हैं कोई भी, पहले योग की बात करते हैं। योग, योग का मतलब प्लस करना। जैसे कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, तो हमें क्या पूर्ण संख्या निकलेगी या नहीं निकलेगी ये चेक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर एग्जांपल सारे दे रखे। जैसे कि मैं 7 + 2 करता हूं, क्या पूर्ण संख्या आएगी। तो हम कहेंगे 7 + 2 9 आता है, यस। तो हम कह सकते हैं 3 + 1 तो भी पूर्ण संख्या आ रही। तो हम कहेंगे जोड़ेंगे किसी भी पूर्ण से दो पूर्ण संख्या को, यदि हम जोड़ते हैं दो या अनंत पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब सारे पूर्ण संख्या ही बराबर प्राप्त होगी, तो हम कहेंगे वो सर्ववर्त होगा। यानी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे सर्ववर्त है, यानी बराबर है। तो पूर्ण संख्या के लिए तो नियम सर्ववर्त है, यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट होता है वैकलन। वैकलन का घटाव, जैसे कि 3 में से 2 निकाले, क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यस भाई, इसमें जो प्राप्त होती है, बट यदि हम 2 में से 3 निकाले तो -1 आ रहा है, तो -1 हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि घटाव में पूर्ण संख्या निकलती नहीं, मतलब किसी दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, कभी पूर्णांक प्राप्त होती है खुद ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई इसमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, तो इसके लिए नियम सर्ववर्त नहीं है। तो वैकलन के लिए हम कह सकते हैं सर्ववर्त नहीं है। सर्ववर्त यानी बराबर पूर्ण संख्या नहीं आती है, सर्ववर्त नहीं है, क्योंकि यहां पर नियम फाल्ट हो गया, नियम गलत हो गया। 3 में से नहीं 2 में से 3 निकाले तो -1 आ रहा है, तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। तो इसके लिए हम कह सकते हैं वैकलन के लिए सर्ववर्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, योग वैकलन गुण, गुणा। क्या किसी दो पूर्ण संख्या को गुणा करते हैं पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, चेक करते हैं। 10 × 2 6 आ रहा है, यस पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही। यहां पर देख सकते हो 6 × 1 6, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या या 3 4 पूर्ण संख्या को यदि गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं सर्ववर्त है, यानी कि पालन हो रहा है नियम का, तो हम कहेंगे सर्ववर्त है। क्या कहेंगे, सर्ववर्त है। सर्ववर्त मतलब बराबर आती है, पूर्ण संख्या आती है, दो पूर्ण संख्या को गुणा करो या 3 को करो हमेशा ही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ओके, गुणा। अब आता है भाग। भाग जैसे कि मान लो मैंने कोई पूर्ण संख्या ले ली, एग्जाम्पल के लिए दो पूर्ण संख्या को यदि मैं भाग देता हूं, जैसे कि 4/2 कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो हमने दो पूर्ण संख्याओं का भाग दिया तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई इसमें तो, बट हम चेक करते हैं और यदि ऐसा आ जाए 2/4 तो क्या आता है 0 पॉइंट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लो दो पूर्ण संख्या, एग्जाम्पल के लिए
यहाँ पर आप भाग कर देख सकते हो कि क्या भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 6/5, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि कोई भी यहाँ पर आप रख ले लो, जैसे कि 2/4, तो आएगा 0.4। तो ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या कहां, 0 1 2 3 4 5 ये सारी पूर्ण संख्या थे, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये 0.4 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे इसका, इसके लिए ये नियम सर्वत नहीं है। भाग देंगे तो सर्वत नहीं है, सर्वत नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि योग के लिए नियम काम कर रहा है और गुणा के लिए नियम काम कर रहा है, और वैकलन और भाग के लिए पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। दो पूर्णांक से पूर्ण संख्या को यदि हम घटाते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। इसका मेन सारांश ये है। और दो पूर्णांक संख्या को भाग देते हैं तो भी हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती, जरूरी नहीं है। लेकिन यदि दो पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे में मैं पूर्णांक नहीं कह रहा हूं, पूर्ण संख्या को। ओके, दो पूर्ण संख्या को यदि हम जोड़ते हैं, 2 या 3 4 5 7 10 कितनी भी हो, पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना आपको। और दो पूर्ण संख्याओं का, 2 या 3 पूर्ण संख्या को यदि गुणा करते हैं तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ओके, तो मुझे लगता है सर्वत असर्वत समझ में आ गया। योग और गुणा के लिए हमेशा सर्वत होगा और वैकलन और भाग के लिए असर्वत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम करते हैं कर्म विनिमय। क्या कर्म विनिमय योग का काम आता है, नहीं आता? देखो, कर्म विनिमय मतलब कर्म यानी कर्म, अगला पॉइंट क्या, कर्म विनिमय ना, कर्म विनिमय, कर्म यानी होता है कर्म, आप जानते हो कर्म यानी कर्म, विनिमय मतलब अर्धान प्रदान, अर्धान चेंज करना, अर्धान प्रदान, विनिमय मतलब का अर्धान प्रदान होना, चेंज होना। जैसे कि हमने 2+3 किया, पहले योग की बात करते हैं, सेम 3-4 पॉइंट के बाद बात करेंगे, योग के लिए, वैकलन के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। पहले योग के बारे में देखते हैं। 2+3 क्या 3 + 2 बराबर होंगे क्या? पहले मतलब कर्म विनिमय कैसे हुआ, देखो ये पहले एक आगे था, 3 पीछे था, अब हमने क्रम चेंज कर दिया, 3 को आगे लेके आए, 2 को पीछे लेके आए, क्रम चेंज हुआ। तो हम देखते हैं क्या बराबर आएगा नहीं आएगा, क्रम हमने चेंज किया, क्या इक्वल आएगा? जोड़ में जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पूर्ण संख्या को यदि हम क्रम विनिमय करते हैं, 2 को आगे लेके 3 को पीछे लाते हैं, जोड़ते हैं, तो भाई सेम आंसर प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कर्म विनिमय योग के लिए तो काम करता है, योग के लिए तो काम करता है कर्म विनिमय। ओके, मतलब कह सकते हैं कर्म विनिमय नियम का पालन करता है योग के लिए। तो अब हम देखते हैं वैकलन के लिए। वैकलन का मतलब होता है घटाव। वैकलन के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं 3 × 2 घटाव करना है, 3 - 2 बराबर, अब हमने क्रम चेंज कर दिया, 2 को आगे लेके आ गए और 3 को पीछे लेके आए। अब हम देखते हैं क्या बराबर आता है नहीं आता। 3 में से 2 गए पीछे रहे 1, यहां पर 2 में से 3 निकले पीछे रहे -1, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है तो -1। तो हम कह सकते हैं 1 और -1 में डिफरेंस है 2 का, तो हम कह सकते हैं ये बराबर इक्वल नहीं है। मतलब हम किसी चीज को यानी पूर्ण संख्या को घटाते हैं और उसके बाद क्रम चेंज करते हैं तो उसकी संख्या में परिवर्तन जरूर आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं वैकलन के लिए कर्म विनिमय पालन नहीं करता। समझ में आ गया? अब करते हैं गुणा की बात। गुणा सेम एग्जांपल लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई, अब हमने क्रम चेंज कर दिया, 3 को पहले आगे था, अब 2 को आगे लेके आ जाते हैं, 3 को पीछे। क्या कुछ आंसर में अंतर आएगा? जैसे कि 3 को 2 से करें पीछे 6 आता है और 3 को 2 करते 6 आता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पूर्ण संख्या को आपस में गुणा करते हैं, उसके बाद क्रम चेंज कर देते हो तो कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। 3 को आगे लेके आओ या 3 को पीछे रखो, कुछ नहीं, मतलब पूर्ण संख्या हमेशा राइट रहेगी, यानी योग के लिए मतलब गुण के लिए काम करेगी। ओके, तो गुण के लिए कर्म विनिमय काम करता है, यानी कर्म को चेंज करो, कुछ भी करो, बट गुणा करो तो कर्म चेंज कर सकते हो, संख्या सेम रहेगी। ओके,
अब होता है विकलन, अब होता है भाग के लिए। भाग की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 4/2। अब हमने इक्वल टू 4 को, अब हमने क्रम चेंज कर दिया, 2 को ऊपर लेके आ गए और 4 को नीचे रख गए, क्या सेम आएगा? यहाँ पर देख सकते हैं 2 आते हैं, यहाँ पर आता है 0.4, तो ये बराबर है? नहीं। हम कह सकते हैं कि इसके लिए बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए क्रम विनिमय काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि हम योग और गुण के लिए क्रम विनिमय काम करता है, और क्रम विनिमय भी काम करता है, और सर्ववर्त भी होता है। सर्ववर्त यानी दो पूर्ण संख्या को यदि जोड़ते हैं, गुणा करते हैं तो भी बराबर होता है, और क्रम चेंज करते हैं तो भी बराबर होता है, ध्यान रखना। और हम कह सकते हैं वैकलन और भाग के लिए क्रम विनिमय काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। और सहचारिता का आगे नियम पढ़ेंगे तो भी इसमें हम कह सकते हैं वैकलन और भाग के लिए वो सहचारिता का नियम पालन नहीं करेगा, और योग और गुणनखंड के लिए काम करेगा, जैसे कैसे अभी बताएंगे हम आगे, ठीक है। तो कर्म विनिमय का मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ सकता है, आ चुका है। कर्म विनिमय और सर्ववर्त दोनों गुणों के बारे में, जो पूर्ण संख्याओं के गुण हैं उसके बारे में आपको पूरे समझ में आ गया। कर्म विनिमय और सर्ववर्त नियम दो ही पालन करते हैं, योग के लिए, एक गुण के लिए। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया। नेक्स्ट, हमने कर्म विनिमय का गुण का पढ़ लिया सारा। पीछे क्या रहा? सहचारी गुण। सहचारी गुण, क्या सहचारी गुण का नियम का पालन करता है नहीं करता है? अभी पूर्ण संख्या तो सारा पढ़ेंगे। सहचारिता कह सकते हो, या इसको आप क्या कह सकते? साहचर्य, साहचर्य गुण। सहचार्य या साहचर्य मतलब इसका मतलब होता है साथ साथ रहने का भाव। हिंदी में मतलब होता है साथ साथ रहने का भाव। अब भाव का मतलब क्या था? साथ साथ रहने का भाव, ये कैसा गुण है? यस, ये भी एक पूर्ण संख्या गुण होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि आप 3 संख्या मान लेते हैं, सहचार्य का गुण क्या होता है? जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए, यदि आप इस टाइप से गुणा करते हो किसी को, 5 × 2, पहले आप इनको सरल करते हो, उसके बाद आप 2 से गुणा कर देते हो, या आप पहले 5 × 6 × 2 ऐसा करते हो, मतलब साथ रहता है, साथ साथ रहता है, क्रम चेंज होता है और साथ भी रहता है। जैसे कि पहले हमने 6 × सारे साथ रहते हैं, देखो एक बार सहचार्य मतलब साथ साथ रहना, साथ साथ रहने का भाव, यानी इनमें भाव है नहीं है। ये यदि क्रम चेंज कर रहे हैं, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ पहले 6 और 7 के साथ गुणा हो रहा है, ये 5 और 6 के साथ गुणा हो रहा है, मतलब ये साथ साथ, ये इसके साथ, क्या ये सेम होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये, इसमें 3 संख्या होगी। देखो 5 × 6 तो 5 6 × 30, 30 × 2, यहां पर देखो 5 6 और 2 एक साथ साथ है, साथ साथ का भाव है इनमें, तो ये होता है 12। क्या सेम आएगा? नहीं आएगा। हम कह सकते हैं भाई 6 × 10 0 हंसला की 1 60, 12 × 60, तो हम कह सकते हैं सहचार्य का नियम इसमें तो पालन कर रहा है। ये क्या हो रहा है? गुणन हो रहा है। गुणन में तो हम कह रहे हैं सहचार्य का नियम तो पालन हो रहा है, भले इन दो को साथ में रखकर गुणा करो, उसके बाद इसको गुणा कर लो, 5 को इसके साथ रख के 2 और 6 को एक साथ रखकर गुणा करो तो भी ये सेम आता है, तो हम कहते हैं सहचार्य का नियम। ठीक है, इसको साथ रखो, इसके बाद इसको गुणा कर सकते हो, इन दो को साथ रख के इसको गुणा करो तो भी सेम आएगा। इसका मतलब सहचार्य का नियम इसमें गुणन के लिए तो काम कर रहा है। अब हमने गुणन के लिए पढ़ा, अब हम सिंपली योग के लिए पढ़ते हैं। तो देखो हमने यहां पर योग कर दिया, क्या योग के लिए भी सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं भाई 5 और पहले इन दोनों को साथ साथ जोड़ लेते हैं, 11 + 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 + 8, तो हम कहते हैं ये आ गया भाई 30, मतलब 13, ये भी 13। तो हम कह सकते हैं भाई
जोड़ में भी सहचारी का नियम पालन कर रहा है, यानी साथ साथ किसी को भी साथ रखो, 2 को साथ रख के उसके बाद उसको गुणा मतलब जोड़ सकते हो। पहले हमने 5 और 6 को साथ साथ रखा, उसके बाद 2 को जोड़ा, 5 प्लस 6 और 2 को साथ साथ रखा, उसके बाद उनको जोड़ा तो भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं योग में भी सहचारी का नियम पालन कर रहा है। अब हमने पढ़ लिया। अब यदि ऐसा कर लिया जाए, योग था, अब हमने वैकलन के लिए हमने थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया। ओके, पहले हमने 5 में से -2 निकाले, उसके बाद 2 निकाल दे। पहले 5 -6 में से 2 निकाले। अब क्या, ये तो सेम है। अब हमने सिंपली क्या करा, 5 6 2 5 6 2, लेकिन हमने पहले इनको घटाया और उसके पहले इनको घटाया। अब देखते हैं, 5 में से 2 घटाए, पीछे रहे -1 और ये माइनस और 2। आपको माइनस आ रहा नहीं आ रहा, विकलन करना आ रहा है ना, मतलब माइनस निकालना आ रहा है ना। तो 5 माइनस 6 में से 2 निकले, पीछे कितने रहे, 4। यहां हो गए टोटल -3। माइनस माइनस जुड़ते हैं तो -3 इक्वल टू 1। ये -3 ये 1, तो हम कह सकते हैं ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं वैकलन के लिए सहचारी का नियम काम नहीं करता। सहचारी मतलब क्रम इसमें चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, मैंने बात पहले क्रम की कह दी, अच्छा इसमें क्रम चेंज नहीं हो रहा। देखो आप, क्रम चेंज हो रहा है, ये क्रम यहां रहा, ये रहा इस पर, ये रहा इस पर, क्रम चेंज नहीं होगा, बट साथ साथ रहने का भाव चेंज होगा। ये इसके साथ हो रहा है, अब ये इसके साथ, समझ में आ रहा है ना। क्रम विनिमय इसमें नहीं है। क्रम विनिमय हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें योग और गुणा क्रम विनिमय का पालन करते हैं, हमने बता दिया। सहचारी का नियम भी वैकलन पालन नहीं करता है। अब आप देखो, अब हमने सेम संख्या है, हमने क्रम चेंज नहीं करे, सिंपली हमने यहां पर इसको साथ साथ रहने का भाव चेंज कर रहे हैं हम। 5 6 2 5 6 2, लेकिन पहले हम इनको भाग कर रहे हैं, पहले इनको इसको पीछे वाले को भाग करते हैं, उसके बाद 2 को भाग करते हैं। तो अब देखो ये भी सेम नहीं होगा। क्यों, आप देखो 5 में से यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं सिंपली यहां पर थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लेता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने 10 भाग, ताकि आपको सिंपल से समझ में आ सके। यहां पर 8 भाग 842 हमने क्रम सेम रखा, लेकिन हम साथ साथ रहने का भाव चेंज करिए। हम पहले इनके साथ काम करेंगे, उसके बाद इनके साथ, उसके बाद भाग करते हैं। तो हमने इसमें से रहा 2 भाग 2। ओके, यहां तक हो गया ये सरल। इक्वल टू 8, पहले इनको सरल करते हैं, 2 में से इसका भाग गया, पीछे होता है ना तो भाग ऊपर वाले में लगता है, पीछे रहा 2। यहां हो गया 2 में से 2 का भाग गया एक बार, इक्वल टू 8 में से 2 का 8/2, इसका मतलब ऐसे, तो पीछे कितने 4 बार गया, तो 2 का भाग 8 में 4 बार गया तो 4, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं सहचारी का नियम भाग के लिए काम नहीं करता। तो हमने क्या कहा, तो बच्चों हमने क्या कहा था कि भाग के लिए सहचारी का नियम नहीं पालन करता। तो हम कह सकते हैं भाग के लिए सहचारी का नियम पालन नहीं करता। समझ में आ गया। तो हम कर्म विनिमय, योग और गुण के लिए काम कर रहा था, और सहचारी का नियम योग और गुण के लिए भी काम कर रहा था, वैकलन और भाग के लिए काम नहीं कर रहा था। ओके, ठीक है। और हमने पढ़ा था सर्वत्र योग और गुण में होता है और दूसरे में होता नहीं है। समझ में आ गया। ये 3 गुण थे, तीनों गुण में मुझे लगता है पूरा समझ में आ चुका है। मैंने आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं,
कंसेप्ट क्यों क्लियर कर रहा हूं? मैं सीधा ही आपको क्वेश्चन आंसर करा दे तो क्या होता? कुछ नहीं होता। क्यों? मैं आपको सोच रहा हूं कि आपको मैथ दिमाग में आ जाए, पूरा दिमाग में आ जाए किस टाइप से मैथ होती है सॉल्व। ठीक है, मैं अभी आपको 6 क्लास पढ़ा रहा हूँ, 7 पढ़ाऊंगा, 8 भी पढ़ाऊंगा, और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ओके, समझ में आ गया मुझे लगता है। ये है थ्योरी पूरी 2.2 की पूर्ण संख्याओं के 3 गुण के बारे में हमने पढ़ा चुके हैं। ओके, पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में प्रश्नावली का नेम था पूर्ण संख्याओं के गुण। प्रश्नावली का नेम था पूर्ण संख्या, बट 2.2 में था पूर्ण संख्याओं के गुण। ओके, चलिए तो अब हम सीधे सवाल पर फोकस करते हैं, और मुझे कुछ लगता नहीं। एक होता है तत्सम अवयव, हम पढ़ते हैं तत्सम। तत् क्या पढ़ेंगे हम? तत्समक, समक। अब हम पढ़ेंगे तत्समक अवयव। ये होता क्या? तत्समक अवयव अलग अलग होते हैं। योग के लिए अलग तत्सम अवयव होता है, भाग के लिए अलग होता है, गुण के लिए अलग होता है। बट क्या होता है ये बारे में पढ़ते। तत् यानी ये वे, उसका मतलब होता है तत् का मतलब ये वे। समक यानी होता है समान, समक का मतलब समान। तत् यानी कोई चीज समान रहे, ऐसा तत्व है। तत् ऐसा तत्व है जो संख्या को समान रखे। तत्व यानी ऐसा तत्व है जो संख्या को समान रखे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं 3 में से 0 जोड़ता हूं तो संख्या समान रहती है, नहीं होती। तो भाई 3 में से मैंने 0 जोड़ा तो 3 ही रहा, तो इसका मतलब 0 ये क्या है? तत्समक है। तत् में ओके, समक अवयव है। किसके लिए? योग के लिए। हमने योग किया तब तो ये होता है। अब आप कहोगे गुणा के क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गुणा कर दिया तो यहां पर समान कैसे रहेगा, यहां पर 0 हो जाएगा। तो योग के लिए होता है, ओनली योग के लिए 0 है तत्समक अवयव। अब हम कहते हैं गुणा के लिए क्या है? गुणा के लिए ऐसा कौन सा अवयव तत्समक? तो हम कहेंगे गुणा के लिए जैसे कि 3 इंटू 1 से गुणा करें तो 3 नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं गुणा के लिए कौन सा अवयव है? गुणा के लिए एक ऐसा है, मतलब ये एक है ना, ये एक तत्समक अवयव होगा गुणा के लिए। क्यों? जैसे कि हमने 9 से 1 से गुणा करें तो भी 9 रहेगा। मतलब समान तत्व क्या रहना चाहिए? समान रहनी, मतलब संख्या समान रहनी चाहिए। एक ऐसे अंक से गुणा करें जिससे संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम कह सकते हैं योग में 0 से जोड़ें तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये गुणा करते हैं 1 से तो कोई भी परिवर्तन नहीं। तो योग के लिए 0 तत्समय अवयव होगा पूर्ण संख्या के लिए, और गुणा के लिए 1 तत्समय अवयव होगा। ओके, मुझे लगता है तत्समय अवयव के बारे में आपने पूरा समझ लिया। ओके, चलिए और अब भाग की बात करते हैं, वैकलन की बात करते हैं। वैकलन के लिए भी 0 होगा। कैसे? 3 में से 0 निकला तो पीछे क्या रहा? 3 रहा। 4 में से 0 निकला, पीछे क्या रहा? 4 रहा। तो हम कह सकते हैं योग और वैकलन के लिए तत्समक अवयव होगा 0, 0 तत्समक अवयव। और गुणा और भाग के लिए 1 तत्समक अवयव होगा। ठीक है, एक ऐसे कि भाई 3 में से 1 का भाग दिया, पीछे 3 ही रहना, मतलब संख्या में समान रहेगी। तत्समक यानी ऐसा तत्व, ऐसा अवयव जो संख्या को सेम रखे, गुणा करो भाग करो कुछ भी करो। तो यहां पर कह सकते हैं हमने एक, यदि 1 का भाग दिया तो संख्या सेम रहती है, तो हम कह सकते हैं भाग और गुणा में 1 से एक ऐसा तत्व है, एक तत्समक अवयव होगा। क्यों? क्योंकि इसका या गुणा करो या भाग करो संख्या सेम रहेगी। समझ में आ गया? ये होता है तत्समक अवयव। मुझे लगता है इसके बारे में समझ में आ गया। इसके रिलेटेड कोई ट्यूशन है नहीं, बट आप आगे क्लास में जरूर मिलेगा आपको। ओके, मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। क्लास 6 की बात कर रहा हूं, बहुत ही कंसेप्ट। ये क्लास 10 का, क्लास 10 में आपको मिलेगा तत्समक अवयव। क्लास 10 के बाद 6 क्लास में आप पढ़ लोगे तो आप 10th क्लास वेरी इजी।
ओके, चलिए तो चलिए तत्सम अयोग योग गुण के लिए अब हमें क्वेश्चन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, हम सिंपली क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं, इसके बाद इस प्रश्नावली को हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए। उपयुक्त क्रम लगाकर योग कीजिए, यानी उपयुक्त क्रम कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। 8 क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम से योग कीजिए। यहां पर योग तो आपको करना आता है, मुझे पता है, आपने 5वीं क्लास में 4थी क्लास में आपने योग करना सीख रखा है, बट उपयुक्त क्रम क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उपयुक्त क्रम मतलब आसानी से आप, मतलब इतना दिमाग पर जोर ना लगाए योग करना। अब आप सोचो कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, 20 में से 8 जोड़ो तो आपको आराम से कर सकते हो। यहां पर सिंपली 8 लगाना है, 2 को कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपली 8 लगाना है, हो जाएगा। यदि मैं कहता हूं 23 में से 9 जोड़ो तो आप सोचोगे, काफी दिमाग लगोगे, 9 10 11 1 हैंसल की 1 31, इस टाइप से। इसमें थोड़ा सा मुझे क्या लगा है, दिमाग पर प्रेशर आ रहा है, बट इसमें मुझे कुछ नहीं आया। 20 + 8 28, ये 2 मतलब 20 है, उसके बाद 8 जोड़ा 28 हो गया। मतलब इतने दिमाग, सरल दिमाग से मैंने किया, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसी क्रम में हमने ऊपर वाला जो हमने किया ना, उसी क्रम से इसे योग करना। मतलब पीछे एक 0 होना तो आसानी से हो जाता है। तो पीछे देखो, पहले दो संख्या को जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। चलिए, यहां पर देख सकते हो सहचारी का नियम कैसे हुआ। यहां भले इसको जोड़ो भले इसको जोड़ो सेम होता है यहां पर, इसलिए हमने सहचारी का नियम पढ़ा था। लेकिन यदि माइनस होता तो हम ऐसा नहीं करेंगे, माइनस होगा तो हम कह सकते हैं सहचार्य का नियम पालन नहीं करता, यानी समान नहीं रहता। पहले इनको घटा देते, इनको, ध्यान है ना, हमने अभी पढ़ा था। ओके, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं सहचार्य का नियम लगेगा तो हम पहले दो संख्या किसी को जोड़ सकते हैं, उसके बाद किसी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सहचार्य का नियम पढ़ा, साथ चाहे सर्वत है या नहीं है, कर्म विनिमय पढ़ा था, इसलिए हमने पढ़ा। योग और गुण के लिए कर्म विनिमय चेंज करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या में। सहचारी का नियम योग और गुणन में कैसे भी चेंज करो सेम रहेगा। लेकिन यदि माइनस होता है, वैकलन करना होता है, भाग करना होता तो हमें कर्म विनिमय काम नहीं करेगा, सहचर्य काम नहीं करेगा, सर्वत काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको कुछ कर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए हमने उनको पढ़ा। तो हमें सिंपली इसको सरल करने के लिए हमें 0 बनाना। 0 बनाने के लिए हम जानते हैं 3 8 + 3 कितने होते हैं, 8 9 10 11 हो जाते। तो हमने 3 7 + 3 कितने, 10 होते हैं, तो इसे 1 0 आ जाएगा। तो हम पहले इनको जोड़ देते हैं, उसके बाद इनको आसानी से जुड़ जाएगा। जैसे कि 7 + 3 कितने 0 होते हैं, दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो 1 7 8 9 10, यहां पर और 0 लगाया, उसके बाद 9 10 11 12, ये हो गए 12 प्लस। अब आप देखो दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, देखो आप सिंपली, ये 2 2 4 0 8, इस टाइप से। यानी मेन पॉइंट है इसमें यही है कि आपको 0 बनाने पीछे, जितने ज्यादा 0 बनेंगे उतना सरल आपका, मतलब जोड़ सकते हो। यदि इनको इनको जोड़ते हैं उसके बाद ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस स्टेट में थोड़ा नॉर्मल था, इस स्टेट में बहुत सिंपल हो गया सरल करना, यानी टाइम को कम लगता है ना, उसी तरह से आप कह सकते हो। इसमें कर्म कर्म से हमने, या क्वेश्चन में उपयुक्त कर्म दिया गया है, उपयुक्त कर्म मतलब कम टाइम में आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, मैं यहां पर ए का दूसरा भाग आपको करना है, यहां पर मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं। उपयुक्त कर्म में गुणा करना है, सेम काम गुणा भी उपयुक्त कर्म में करना है। हमने जैसा योग किया वैसे गुणा करना है। जैसे कि 2 × 50, तो आपको हमने दो की, इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन है, एक योग कीजिए एक गुणा कीजिए। यहां पर वैकलन क्यों नहीं पूछा कि उपयुक्त कर्म में वैकलन कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि भाई सहचारी का नियम वैकलन के लिए काम नहीं करता, भाग के लिए काम नहीं करता, ओनली योग और गुण के लिए काम करता है। इसलिए हमने 2 ही क्वेश्चन मिले। ये योग के लिए हमने कहा उपयुक्त कर्म से कीजिए,
और एक गुणा के लिए उपयुक्त क्रम के लिए। वैकलन के लिए हमने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा क्वेश्चन? क्योंकि वैकलन के लिए सहचारी का नियम पालन नहीं करता, कर्म विनिमय चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि संख्या चेंज हो जाएगी। इसीलिए दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैकलन और गुणा। समझ में आ रहा है? थोड़ा एडवांस दिमाग लगाइए आप। मैथ पढ़नी है ना एडवांस दिमाग से। यदि टॉपर करना है तो हमारे साथ पढ़िए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको टॉपर नहीं बनाया ना, ये मेरा वादा है, लेकिन आपको पढ़ना ध्यान से होगा। ओके, तो यहां पर देखिए, अब उपयुक्त क्रम हम मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कर्म विनिमय का पालन करता है। ओके, तो यहां पर देखो ये 0 है, तो मैं सिंपली पहले इनको गुणा कर लेता हूं, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 1700, तो इनसे 0 करते हैं तो 10 सीधा 100 होता है, इंटू 1780। और अब यहां पर सिंपल हो गया। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, कोई भी संख्या जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 10 होता है ना, ऐसा गुणा आ जाए तो आपको सिंपली गुणा करने की जरूरत नहीं है। 7 लेंगे पहले, ये जो भी संख्या होती है उनको यहां पर लिख लो, उसके बाद जितने 0 है यहां पर लगा लो, सिंपल। यहां पर एक 0 है तो यहां पर मैंने लगा लिया, ये इसका आंसर 70 इसका आंसर हो। उसी तरह यहां पर 1 है, उसके बाद 2 0 है, तो आपको सिंपली इस संख्या को पूरा लिख लेना आपको। उसके बाद यहां पर 2 होते हैं ना तो थोड़ा चेंज होगा, बट यदि यहां पर 1 होता है, कितने भी 0, तो यहां पर कितने 0 है? 2, सिंपली 2 0 लगा दो, ये इसका आंसर। ये होता है उपयुक्त क्रम। ओके, तो अगले जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इस टाइप से आपको 0 बनाकर सरल करना, जो आसानी से हो वो उपयुक्त क्रम होगा आपका। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि 297 प्लस इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। यदि इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपको, तो यहां पर देखो बीच में क्या है? प्लस है, तो ये संख्या अलग हो गई। बीच में प्लस हो और एक सेम संख्या हो, ये भी सेम ये भी सेम संख्या, बीच में प्लस हो और सेम संख्या हो, तो उनसे बाहर ले सकते हैं। जैसे कि ये सेम ये सेम, मैंने क्या कहा? इन दोनों से कहा मैं आ रहा हूं यहां से, ये मैं बंदा हूं, यहां से आया कि भाई यदि तुम मुझे 97 दे दो, तुम भी दे दो, तो आप बराबर रहोगे। मैंने क्या कहा? इनसे ये सेम ले लिया, मैंने दोनों को एक चीज ले ली, 297। ये ध्यान रखना, कभी भी छोड़ो आप, सिंपली ऐसा आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, और ये एक संख्या समान हो, कोई भी संख्या आ सकती है, दो संख्या समान हो, ये भी, तो आपको सिंपली इसको बाहर लेके आ जाना। ओके, तो ये बाहर आ गई, इस कोष्टक से बाहर आ गए। यहां पर कितना रहा? 1, ये बाहर आ गए, पीछे कितना रहता है? 1। 1 से 17 से गुणा करो, पीछे कितने? 17 प्लस। अब इसकी बारी, ये भी यहां पर आ गया बाहर, इन दोनों से बाहर आ गया इधर, ये बाहर गया, पीछे कितने रहा? 1। 1 इंटू 3, पीछे कितने? 3, बड़ा वाला कोष्टक लगा देते। 97, 17 प्लस 3 कितने होते हैं? 20। 20। अब हमने ये कोष्टक लगाया ना, इस कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस कोष्टक को यदि हटाते हो ना आप, तो मल्टीप्लाई लगता है, गुणा बन जाता है। तो इनको गुणा करते हैं, तो आपको सिंपली इस 0 को एक बार छोड़ दो, बाद में जो आंसर आएगा उसके पीछे 0 लगा देंगे। तो सिर्फ मल्टीप्लाई 2 से, जैसे कि 2 से कर लो, 14 ऐसे लगे 1, 18 1 19 ऐसे लगे 1 4 और 5, 594। ये 0 है, इस 0 को यहां पर लगा दो। कभी भी कोई संख्या के पीछे 0 हो तो उसको छोड़ दो, उसके बाद जो आगे वाले इसको गुणा कर लो, और जो 0 होता है उसके बाद में आंसर के बाद में लगा सकते हो। समझ में आ गए? तो इस टाइप से आप कर सकते हो। दोनों गुणा में हो, बीच में प्लस हो, और बीच में ये नहीं संख्या ऐसी सेम हो, कोई भी आगे पीछे, तो इस टाइप से होता है। बाहर ले लो, और निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके योगफल ज्ञात। जैसे कि 3 तक आपको मुझे लगा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे
अब देखो, अब क्या है, इसमें इसमें ये क्या है, सेम संख्या है और बीच में गुणा है और बीच में प्लस है, मैंने यही कहा था। तो पहले बार जो समान है उसको बाहर ले लो, कोष्टक लगा दो, यहां पर एक इंटू 92 प्लस ये 12 गए, पीछे रहा 8, इसको जोड़ दो, कितने हो गए 100, ये कोष्टक ये संख्या सेम, कोष्टक को हटाया, यहां पर हो गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहां से 2 जीरो लगा दो इसके पीछे, सिंपली आपको यहां पर ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। तो पांचवा और छठा में आपको सिंपली जो दूध वाले मतलब डेयरी वाले के बारे में मतलब आपको एक थ्योरी दी गई, उसके अनुसार आपको करना है। सिंपल कर लोगे, नहीं करोगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आपको चौथा, पांचवा, छठा आपको सिंपली करना है, ओके। हो जाएगा आपसे, मुझे लगता है, पूरा विश्वास है मुझे, ओके। यहां पर एक मैं चौथे का मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आ सके। ऐसा नहीं कह रहे हो बता रहे नहीं है, बाद में कह दोगे। तो मैं एक चौथा को कोई भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, जो आपको हार्ड लगता है। जैसे कि यहां पर मैं एक पहले वाला क्वेश्चन करा देता हूं, सेम होगा सारा, 738 मल्टीप्लाई 03, और यहां पर एक और क्वेश्चन का उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके। अब उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके, गुणा तो आ रहा है हमें करना, बट उपयुक्त का बात क्या हो रही, इसमें क्या करना, मैंने कहा सिंपल करना, जिसके 7 8, तो यहां पर 103 का स्थानीय प्रसारित मान क्या होता है, प्रसारित मान क्या होता है, प्रसारित मान के बारे में हमने 2.1 में पढ़ा था, प्रसारित मान क्या होता है। तो इसका हम लिखेंगे 100 + 3, प्रसारित मान होता नहीं होता है, कैसे होता है, 2 पॉइंट नहीं 1.1 में देखिए आप मिल जाएगा आपको, ओके। तो 100 प्लस मतलब 103 को 100 + 3 के रूप में लिख सकते हैं ना, ओके। ऐसे ही समझ लो, यदि प्रसारित मान नहीं आ रहा है तो 1.1 वीडियो देख लो क्लास 6 का, ओके। तो यहां पर देखो एक बार ऐसे लिख दिया हमने। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको इस टाइप से लिखो। अब हम बारी बारी से गुणा नहीं करवा सकते क्या, देखो एक बार, पहले मैं इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे बाद में जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको इससे गुणा करा, कितना हुआ, कर्म विनिमय का पालन करता है, जोड़ और गुणा, तभी ये काम कर रहा है, समझ में आ गई। तो मैं इसको इससे गुणा करवा सकता हूं, पहले 3 8, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इससे गुणा करें 2 जीरो, उसके बाद क्या होगा, ये इससे गुणा हुआ, बीच में क्या है प्लस, समझ में आ रहा है ना। पहले कोई भी संख्या होती है, पहले इसको इससे गुणा करवा दिया, उसके बाद इसको बीच में प्लस है, प्लस लगाकर अब इसको इससे गुणा करवा दिया। आसान हुआ नहीं हुआ ये गुणा, तो उसके बाद सिंपल जोड़ना है, तो 8 3 24, 24 का 4, ये हो गए 2 6 9 10 11 11 एक और लगी 1 हाथ 21 ने 22 प्लस 2214, 2214 इनको जोड़ दो और सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करते थे, इनमें बहुत हार्ड गुणा हो जाता, तो सिंपली पहले अलग अलग करके कर सकते, जिससे मतलब 2 जीरो बना दिया हमने। यहां पर देखो 2 जीरो बनाए, उपयुक्त क्रम का मतलब जीरो बनाना है आपको। आगे वाले भी आप कर सकते हो, मुझे लगता है पूरा विश्वास है आप पर। यदि यहां पर कोई भी हो 106 हो तो हम कहते यहाँ 6 लगाकर कर देते, 1000 होता तो भी सेम होता, कर सकते थे, सेम है, सिंपल है। चौथा, पांचवा आपको सेम करना है, इसमें थोड़ी है, समझकर करना। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। पांचवा, छठा और सातवां हमें करवा देता हूं। सातवां क्या है वो देख लीजिए एक बार, यहां पर देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। गुण के लिए कर्म विनिमय पालन करता है या नहीं करता है, ये देख लो आप। ये सेम है, ये सेम है, हम कहते हैं गुण के लिए कर्म विनिमय पालन करता है, लेकिन ये पूछ रहे हैं आप सिद्ध करके बताओ।
तो आपको सिंपली दो क्वेश्चन आपको सिंपल करना है। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2.3। ओके, तो यहाँ पर देखो 425 प्लस 130 बराबर 425 इंटू, इनको जोड़ लो 130 136। तो हम कह सकते हैं ये समान है, तो हम कह सकते हैं कर्म विनिमय का पालन करता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, और आगे वाले वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।